दैट इज टेक सेंटर। आज हम लोग क्या वो 10 मिनट वाले सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। विद इन 10 मिनट कोई भी एक चैप्टर जो कि कुछ चीज़ें जहाँ पे कंफ्यूज हो सकती है और जो बोलते हैं ना पीछे पीछे के चैप्टर है जो एंड में छूटने के चांसेस है, वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं और जो 10 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज हो सकते हैं, वो सब मैं फटाफट समझाना कुछ नहीं है, आपको रिवाइज करवाना है। आप 3-4 बार देखो, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। और पीछे कुछ आवाज़ें आ रही है, बच्चे बेसिकली बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं, तो भाई उनका एग्जाम नहीं है, उनको खेलने देते हैं। पीछे कुछ आवाज़ आता है तो उसको थोड़ा अवॉइड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10-11 मिनट का। 1.5 की स्पीड में स्टार्ट करो और फटाफट ख़त्म कर लो। और अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, सबका हेल्प हो जाएगा कि ऐसे 10-10 मिनट से कुछ अपना काम बन जाएगा। और एक लोगों ने डिडक्शन का बोला था, मैं डिडक्शन का कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि ऐसी तरीके से कुछ उसको डिवाइड कर दे कि 10-15 मिनट में वो रिवाइज हो सके। आधा घंटे का वीडियो बना के कोई अभी मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी मैराथन में डाला हुआ है। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 139(1) जो कि क्या बात करता है, किसको किसको रिटर्न फाइलिंग करना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट समझ लो, कंपनी को और पार्टनरशिप फर्म को हमेशा रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। भले ही इनकम जीरो है, भले ही लॉस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई भी पर्सन जिसका ग्रॉस टोटल इनकम उसके अंदर 54 सीरीज के क्या कर दो, ऐड कर दो आप एग्जम्पशन जो कैपिटल गेन्स में मिलते हैं ना, और वो अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है, मतलब 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख, तो फिर आपको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है। एनटीआई अगर देख रहे हो तो उसमें चैप्टर 6 से के डिडक्शन भी ऐड कर लेना। जीटीआई देख रहे हो तो उसमें 54 के एग्जम्पशन क्या कर देना, ऐड कर देना। फिर 3 नई कंडीशन आई है जिसको मैं बोलता हूँ 1:2:1 वाली कंडीशन। अगर आप 1 यानी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में, एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराते हो, आपको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है। 1, 2 यानी आप क्या करते हो, फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा करते हो या तो खुद के, फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा करते हो या तो खुद के या किसी और के, 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तीसरा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लाइट का बिल जमा करा रहे हो 1 लाख रुपए से ज़्यादा, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फिर बात करते हैं आगे कि अगर आप R&OR हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और आप क्या हो, या तो बेनिफिशियल ओनर हो या आप बेनिफिशियरी हो। इसका मतलब नीचे दिया है, अब एग्जाम के पीरियड पे ये सब इतना अगर नहीं पता तो छोड़ो, पता है तो याद कर लेना। बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, किसके बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी हो, किसी असेट के हो, कोई भी, मतलब फॉरेन में दुबई में आपका फ्लैट पड़ा है, उसके आप बेनिफिशियल ओनर हो या बेनिफिशियरी हो, आप इंडिया में हो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी हो, कोई भी एसेट के या फिनेंशियल इंटरेस्ट के, फिनेंशियल इंटरेस्ट मतलब बैंक अकाउंट है या शेयर डिबेंचर वगैरह में पैसे है, या फिर आपकी फॉरेन में साइनिंग अथॉरिटी है, सिर्फ बेनिफिशियल ओनर के तहत, ना बेनिफिशियरी के तहत, मतलब सिर्फ बेनिफिशियल ओनर के तहत अगर आपकी फॉरेन में साइनिंग अथॉरिटी है तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। पर अगर ए ने रिटर्न फाइल कर दिया बी के बिहाफ पे तो बी को करने की जरूरत है, मतलब एक ने कर दिया तो दूसरे को जरूरत नहीं है। फिर ड्यू डेट्स की बात करें तो ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट बड़ी ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले आपका अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, इंटर के 30 नवंबर आपका क्या है, ड्यू डेट है। अगर आप कंपनी हो या फिर आपका ऑडिट हो रहा है, कोई भी एक्ट में ऑडिट हो रहा है, इनकम टैक्स का कोई भी एक्ट में, या कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो जिस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है, तो आपके लिए ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर, बाकी सबके लिए 31 जुलाई। याद करने का तरीका क्या है, सबके लिए 31 जुलाई है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वालों के लिए नवंबर है, और 3 लोगों के लिए, कोई भी कंपनी का भले ही ऑडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका ऑडिट होता है, कोई भी एक्ट में होता है। तीसरा, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसका ऑडिट होता है, उसके पार्टनर का भी ड्यू डेट क्या होगा, 31 अक्टूबर होगा। फिर बात करते हैं, अगर आपने 139(1) में रिटर्न नहीं फाइल किया तो क्या होगा, 234A का इंटरेस्ट लगेगा, जिसका डिस्कशन कल के लेक्चर में 10 मिनट के लेक्चर में मैंने पूरा किया था, जिसमें इंटरेस्ट बताए थे 234A-BC, वहां पे डिस्कस किया हुआ है। और 234F फीस लगेगा। फीस कैसे लगेगा, अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया, आपका 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने 31 जुलाई के बाद किया पर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दिया है, 31 जुलाई के बाद किया है पर 31 दिसंबर तक कर दिया है, तो आपके ऊपर फीस लगेगा 5,000 रुपया।
इन एनी अदर केस मतलब 31 दिसंबर के भी बाद आपने अगर रिटर्न फाइल किया है तो आपके ऊपर फीस लगेगा कितना, 10,000 रुपया। पर अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपया क्रॉस नहीं होता, अप टू 5 लाख है, तो फीस कितना लगेगा, 1,000 रुपये लगेगा। मतलब 3 तरीके का फीस है। सबसे पहले अगर आपने रिटर्न डेट से बाद फाइल किया, ड्यू डेट से पर कब तक कर दिया है, 31 दिसंबर तक कर दिया है तो 5,000, उसके बाद किया है तो 10,000। अगर आपका टोटल इनकम ही 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लग सकता। फिर लॉस रिटर्न की बात करें तो लॉस रिटर्न याद कैसे करें, 139(3), 3 तिगड़ा काम बिगड़ा लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न की बात करते हैं। अगर आपने लॉस रिटर्न का मतलब क्या है, नॉर्मल रिटर्न ही है, आपका प्रॉफिट नहीं है, आपके लॉस में क्या है, कंपटीशन में आपको लॉस आया है। तो अगर लॉस आया है तो आपको ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपने लॉस रिटर्न फाइल किया हुआ है, लॉस रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बाय एसएससी, मतलब लॉस रिटर्न फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें सर डिपार्टमेंट ने लेटर वेटर नहीं भेजा था, कोई जरूरत नहीं है। और एक अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में लॉस है तो भले ही आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 139(4) क्या बात करता है, बी लेटेड रिटर्न की बात करता है। बी लेटेड 4 कंधों पे रिटर्न जा रहा है, करेक्ट है। बी लेटेड रिटर्न का मतलब क्या है, आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न नहीं भरा, उसके बाद रिटर्न भरा है, तो आपका ड्यू डेट क्या है, मतलब बी लेटेड रिटर्न आप ज्यादा से ज्यादा कब तक भर सकते हो, तो बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। जब तक आपका असेसमेंट ईयर खत्म होता है वो डेट ले लो, 31 मार्च, जो भी असेसमेंट ईयर 21-22 है तो 31 मार्च 22, और जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, दोनों में से जो जल्दी आता है वहां तक आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है। रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, पहले आपने रिटर्न फाइल किया था वो टाइम पे आपको कुछ गलतियां पता चली, ओमिशन था या रॉन्ग स्टेटमेंट था, मतलब पहले कुछ भूल गए थे या कुछ गलत दिखा दिया था, तो उसको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और ड्यू डेट क्या है, सेम है जो 139(4) में था। डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपने कुछ गलती की थी रिटर्न फाइल करने में। कैसी गलती की थी, आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं भरा था, मतलब ITR 1 भरना था, आपने 2 भर दिया था, या आपने टैक्स का चालान अटैच नहीं किया था, आपने टैक्स जमा नहीं कराया था, ऐसे ही रिटर्न फाइल कर दिया था, या तीसरा आपने 44AB ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। आपको असेसिंग ऑफिसर इंटीमेट करेगा कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है और आपको 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, वो रिटर्न को करेक्ट करना पड़ेगा। बल्क रिटर्न का मतलब क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयर अपने सब एम्प्लॉय का एक साथ रिटर्न फाइल कर सकता है, नॉर्मल लाइफ में इतना यूज नहीं होता आज के टाइम पे। और 139(1)(c) अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को माफ कर सकता है, भाई तुम्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। रिटर्न के साथ आपको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेगी, एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट कार्ड के डिटेल देने पड़ेंगे, कोई खर्चे प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो वो बताने पड़ेंगे। अगर कोई असेट है, अगर बेसिकली रियल लाइफ में क्या चलता है कि 50 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम होता है तो आपको बहुत सारे असेट्स का डिटेल देना पड़ता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ठीक है। TRP की बात करें, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, गवर्नमेंट कुछ लोगों को बोलता है कि भाई तुम लोगों को रिटर्न फाइल करने के में असिस्ट करो। बेसिकली TRP कौन कौन नहीं हो सकता, TRP कभी भी CA नहीं हो सकता, ऐसा आदमी जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वो TRP नहीं हो सकता। कोई शेड्यूल बैंक में ऑफिसर है, ऐसे शेड्यूल बैंक में जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, वो ऑफिसर आपका कभी भी TRP नहीं हो सकता। और किसी आदमी का एम्प्लॉय उसका TRP नहीं हो सकता अनलेस वो पर्सन कौन है, या तो कंपनी है या ऐसा आदमी है जिसका ऑडिट होता है, ठीक है। एलिजिबल असेसी कौन हो सकता है TRP के लिए, या तो इंडिविजुअल या HUF होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, या तो उसका बैचलर होना चाहिए या फिर इंटर लेवल CA CMA का पास होना चाहिए। TRP जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले असेसी या ऑडिट वाले असेसी या नॉन रेजिडेंट, इन लोगों का रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। और अगर TRP ने खुद ने रिटर्न नहीं फाइल किया तो किसी और का रिटर्न फाइल किया हुआ रिवाइज नहीं करा सकता। वेरिफिकेशन आपको पता है कौन कौन वेरीफाई कर सकता है, ये आप रीडिंग के लिए रख लो, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, रीड ही करना है। ये क्लास वगैरह हम बहुत अच्छे से देखा था, पर अभी के लिए 10 मिनट के अंदर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आधार की बात करें, सेक्शन 139AA आधार की बात करता है। आधार किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये जानना बड़ा ही जरूरी है। तो सबसे पहले जैम स्टेट के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जे यानी जम्मू एंड कश्मीर, ए यानी असम, एम यानी मेघालय। दूसरा नॉन रेजिडेंट, तीसरा नॉन सिटीजन, अगर फॉरेन में रहते हो या इंडियन हो फॉरेन में हो तो आपको जरूरत नहीं है। और चौथा, अगर किसी का उम्र 80 साल से ऊपर है तो उसको आधार की जरूरत नहीं है। इफ पर्सन फेल्स टू इंटीमेट आधार नंबर एंड पैन अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी मेड इनऑपरेटिव, मतलब अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन नंबर, फॉलोइंग पर्सन हैव टू अप्लाई फॉर पैन, किस किस को पैन कार्ड लेना जरूरी है, एक ऐसा आदमी जिसका
कि खुद का या किसी और का इनकम उसके हाथ में क्या होता है, असेस होता है। दूसरा, ट्रस्ट को पेन लेना ज़रूरी है। तीसरा, जिसका ग्रॉस रिसिप्ट मतलब सेल्स या टर्नओवर या जो भी सर्विस दे रहा है तो ग्रॉस रिसिप्ट 5 लाख से ज़्यादा होता है तो उसको ज़रूरी है पेन लेना। अगर कोई रेजिडेंट है अदर देन इंडिविजुअल है जिसका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या लेना ज़रूरी है, पेन लेना ज़रूरी है। और कोई स्पेसिफाइड की मैनेजरियल पर्सन है उनको क्या लेना, पेन लेना ज़रूरी है। अब ये आपको मैंने अच्छे से ट्रिक वगैरह बताई थी, इसमें टाइम लगता है कि कहाँ कहाँ पे पैन कार्ड जो है वो कोट करना ज़रूरी है। सेल्फ असेसमेंट की बात करें तो सेल्फ असेसमेंट क्या बोलता है, आपको रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स, इंटरेस्ट, फीस वगैरह का पेमेंट कर देना है। अगर कोई अमाउंट शॉर्ट पड़ जाता है तो सबसे पहले वो फीस के सामने एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट के सामने, फिर टैक्स के सामने आपका 234 का एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। और अगर आप नहीं फाइल करते हो तो आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। मुझे नहीं पता मैंने कितना जस्टिस किया है, पर मैं कम टाइम